नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो आज का हमारा टॉपिक है वीड, खरपतवार। आज हम जो पढ़ेंगे खरपतवार यानी बीज के बारे में, बीज मैनेजमेंट। ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली ये टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और ये टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों में है। तो ये टॉपिक जो है फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। वीड यानी खरपतवार। वीड यानी खरपतवार। ये वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार वह अवांछित पौधे होते हैं जो किसी भी स्थान पर बिना उगाए ही उग आते हैं और जिनकी उपस्थिति से लाभ होने की अपेक्षा अधिक हानि होती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं खरपतवार यानी वीड। खरपतवार वह अवांछित पौधे होते हैं जिनको हम बिना उगाए उगाते हैं, जिनको हम उगाते भी नहीं हैं, खुद से उगाते हैं और उसके बाद जिनकी उपस्थिति इनके होने से हमें लाभ छोड़ के हानि ही होती है। तो वे पौधे जो बिना उगाए ही उगाते हैं किसी भी स्थान पे, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए हानिकारक होती है या उनसे हानि होती है, वो खरपतवार कहलाते हैं। तो इन खरपतवारों से हमें क्या समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमने जाना खरपतवार क्या है, तो खरपतवार के होने से हमें क्या समस्याएं हैं, क्या लाभ होती हैं, क्या हानि होते हैं, आगे आइए हम उसको देखते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। तो खरपतवारों से समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ वीड। खरपतवार पौधों के पोषक तत्वों का शोषण कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई फसल हमने लगाई है, हमने धान की खेती करी है तो उसमें खरपतवार आ जाते हैं। गेहूं की खेती करी है तो उसमें भी खरपतवार कुछ आ जाते हैं, जैसे गेहूं का मामा हो गया और जो खरपतवार होते हैं वो सब आ जाते हैं हमारे फसल के साथ साथ। तो वे खरपतवार करते क्या हैं, ये खरपतवार करते क्या हैं कि हमारा जो खेत होता है, हमारी जो जहाँ पे हमने फसल को लगाया है अपने, तो ये क्या करते हैं कि हमारी फसलों के पौधों की अपेक्षा तेज़ी से न्यूट्रिएंट को खींचते हैं, पोषक तत्वों को तेज़ी से शोषण करते हैं और ये जल और प्रकाश का भी उपयोग करते हैं, जिससे फसलों की उपज बहुत कम हो जाती है। क्या होता है, जब ये खरपतवार जो होते हैं ये तेज़ी से न्यूट्रिएंट को खींचते हैं, पानी को तेज़ी से खींचते हैं और प्रकाश को भी। तो इस अवस्था में जो हमारी फसल होगी, जो हमारी मुख्य फसल जिसकी हमने खेती करी है, उसको उचित मात्रा में ना तो न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, ना पानी, ना प्रकाश। तो इसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं, फसलों की उपज में बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी उपज बहुत कम हो जाती है और जो उनसे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं उसके बाद भी उत्पादों में जो है गुणवत्ता कम हो जाती है। फसलों की उपज में कीट, बीमारियां तथा खरपतवार मुख्य रूप से हानि पहुंचाते हैं। जो हमारी फसलों की उपज होती है उसमें जो मुख्य कारण होते हैं उपज का कम होना, वो एक तो खरपतवार हो गए, दूसरा कीट और बीमारियां हो गई। ये सब जो है हमारी फसलों की उपज को मुख्य रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो खरपतवारों से क्या समस्याएं होती हैं, तो उस समस्याओं के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि फसलों की उपज में कमी, अगर खरपतवार हो जाएंगे हमारी फसल में तो उनसे फसलों में हमारे कमी आएगी। क्या होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। खरपतवार फसलों के साथ उगकर उनके पोषक तत्वों, मृदा नमी, प्रकाश आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जब खरपतवार हमारी फसलों में उगाते हैं तो वो पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए क्या करते हैं, हमारे पौधों के साथ, हमारी जो मुख्य फसल है उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की उपज में 10 से 80% तक की हानि हो सकती है। क्या ये जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों की वजह से हमारी फसलों में 10 से 80% तक की हानि हो सकती है। फसलों की उपज में हानि खरपतवारों की संख्या एवं घनत्व पर निर्भर करता है कि फसलों में जब हमारी फसलों में हानि होती है 10% से 80% तक हो सकती है। तो इस अवस्था में फसलों जो खरपतवार होंगे उनके पौधों की कितनी संख्या होगी, उनका क्या घनत्व होगा, ये उस पर निर्भर करता है। खरपतवारों को फसल को अधिक हानि, खरीफ ऋतु में खरपतवार फसलों को अधिक हानि पहुंचाते हैं।
कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में हानि, ये खरपतवार से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत होती है, तो हमने अभी देखा। अब जो अगला हमारा टॉपिक है कृषि उत्पाद में गुणवत्ता में वृद्धि। जो हमारी कृषि के जो हमारे उपज प्राप्त होगी या जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनकी जो है गुणवत्ता में भी हानि आती है। खरपतवारों द्वारा फसल उत्पादन में कई प्रकार से उनकी गुणवत्ता में हानि होती है। खरपतवार, जब फसल उत्पादन कर रहे हैं हम, तो उनमें अगर खरपतवार आ गए तो खरपतवारों के द्वारा कई प्रकार से उनकी गुणवत्ता में हानि आ जाती है, हानि होती है। खरपतवारों के बीज जैसे कि खरपतवारों के बीज जैसे धतूरा, सत्यानाशी, अकरा, प्याजी आदि फसल के बीजों में मिलकर, ये जो है ये सारे खरपतवार क्या होते हैं, हमारे फसल के बीजों में मिलकर फसल के जो है गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज, सरसों के बीज जो हमारा सरसों होता है, सरसों के साथ साथ एक सत्यानाशी का खरपतवार होता है, वो दिखने में एकदम सरसों जैसा। तो सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज मिला देने से सरसों के तेल में तीखापन बढ़ जाता है। क्या होता है, अगर ये खरपतवार के जो दाने अगर मिल जाते हैं हमारी सरसों में, तो क्या होता है कि तेल में तीखापन आ जाता है, तेल में तीखापन आ जाता है। और इस तेल को खाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जो ये सत्यानाशी है, इसकी वजह से जब ये अगर हमारी सरसों में ये तेल मिला होता है, सरसों के तेल में अगर इसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये इसका जो है उपयोग करने से, सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है। खरपतवारों के प्रकोप से फसलों के बीजों में प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। अगर खरपतवार बहुत अधिक हैं तो खरपतवारों को क्या कहते हैं, प्रकोप से हमारे जो बीज हैं जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारी फसल है, उनमें प्रोटीन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। अगला जो है फसल में कीटों एवं बीमारियों का आश्रय। जो हमारी खरपतवार के होने से, खरपतवार के पौधे होने से हमारी फसलों में कीट, बीमारी और उसके बाद विषाणु, परजीवी, इन सब का आश्रय जो है खरपतवारों पे होता है, और ये अपना जीवन क्रिया पूर्ण करके फिर अगली फसल पर प्रकोप डालते रहते हैं। ये जो है सतत ऐसे चलते रहते हैं, हमारी फसल को प्रभावित करते रहते हैं। कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी। खरपतवारों से प्रभावित खेत में फसलों की उपज कम हो जाती है। उपज कम होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी खराब आ जाती है, और दानों में खरपतवार के दाने मिश्रित हो जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बाजार में इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। खरपतवारों का अधिक प्रकोप हो जाने से फसलों के दाने पतले और मटमैले हो जाते हैं। जब इसका प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तो हमारी फसलों के दाने पतले हो जाते हैं, मटमैले, गंदे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में फसलों में मांग तथा मूल्य में कमी हो जाती है। हमारी फसलों की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती और उनके मूल्य में कमी आ जाती है। अगला है भूमि की उत्पादकता में हास्य, इफेक्ट ऑन सॉयल प्रोडक्टिविटी। मृदा में उपस्थित खरपतवार लगभग समस्त प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जो खरपतवार मृदा में हमारी मिट्टी में होते हैं या जो खरपतवार उगाते हैं, वो लगभग हमारे जो मिट्टी में पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, लगभग सारे पोषक तत्वों का ये अवशोषण करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। जब ये मृदा के पोषक तत्वों को खींचते रहते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ खरपतवारों में मृदा अपनी जड़ों की सहायता से कुछ विषैले पदार्थ भी छोड़ देते हैं। ये खरपतवार जो है मृदा में अपनी जड़ों की सहायता से कुछ विषैले खरपतवार भी छोड़ देते हैं, जिसका प्रभाव अगली फसल पर पड़ता है। कोई घास की जड़ें से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ अनेक फसलों पर, विशेष रूप से मटर एवं गेहूं के अंकुरण तथा वृद्धि को प्रभावित करता है। इस प्रकार खरपतवार एलिलियोपैथी का भी प्रभाव डालते हैं। ये जो पौधे होते हैं, कुछ घासें होती हैं, कुछ खरपतवार होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी जड़ों के द्वारा, इनके जड़ों के द्वारा कुछ विषैले पदार्थ मृदा में छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है जब हम अगली फसल को बोते हैं, जैसे कि गेहूं और मटर पे, इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। मृदा के पोषक तत्वों पर प्रभाव। ये खरपतवारों के अधिक होने से हमारे मृदा पर क्या पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट एलिमेंट ऑफ सॉयल। मृदा में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें खरपतवारों द्वारा 10 से 20%
10 से 25% तक ग्रहण कर लिया जाता है, जिसके कारण मृदा में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ये खरपतवार जो है हमारे पोषक तत्वों को मिट्टी से खींच लेते हैं, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसकी वजह से भी हमारी फसलों की उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फसल लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये खरपतवारों की वजह से हमारे फसल की लागत में भी वृद्धि आ जाती है। ये हमारी फसल में भी वृद्धि, फसल की लागत में भी जो है प्रभाव डालते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए खेत में कई बार जुताई करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, हमें अधिक धन का व्यय होता है, जिससे जुताई पर खर्च लगभग दोगुना हो जाता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करके श्रमिकों की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। ये फसल लागत में वृद्धि किस प्रकार से होती है, इसकी वजह से कि हमको बार बार जुताई करनी पड़ती है और अधिक और खरपतवार आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो इसके कारण हमें जो है हमारा अधिक व्यय होता है। फसलों की जल मांग में वृद्धि, अगर हमारी फसलों में खरपतवार हैं तो ये खरपतवार के पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा जल का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। हमारी मेजर फसल जो मुख्य फसल है उसकी अपेक्षा ज़्यादा। तो क्या होता है कि ये पहले से मृदा नमी को खींच लेते हैं, तो हमारी जो मुख्य फसल है उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो जिसके कारण हमें फसलों की जल मांग बढ़ जाती है और दोबारा पानी देना पड़ता है। खरपतवारों से लाभ, हमने देखा खरपतवारों से उनसे क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब खरपतवारों से हमें कुछ लाभ भी तो प्राप्त होता है, हम उन लाभों के बारे में बात करेंगे। खरपतवार से हानियों के अतिरिक्त कुछ लाभ भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों की अपनी उपयोगिता अलग अलग होती है। जो पौधे होते हैं उनकी अलग अलग पौधे होते हैं, तो अलग अलग पौधों की जो है उनकी उपयोगिता भी अलग अलग होती है। खरपतवारों का उचित प्रबंधन तथा प्रयोग करने के आधार पर उपयोगी भी सिद्ध होते हैं ये खरपतवार। खरपतवारों के कुछ लाभ हैं, आइए हम उन लाभों के बारे में देखते हैं कि खरपतवार के होने से कुछ जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो खरपतवारों की वृद्धि फसल की अपेक्षा तेजी से होती है। कुछ खरपतवारों की वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है कि जिनका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ खरपतवार, सारे खरपतवार नहीं, कुछ खरपतवार जो भूमि में सड़ गलकर मृदा में जीवाश्म पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर में वृद्धि करते हैं। शावा घास, जंगली रिजका, ब्राजीलियम लूसर्न का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। कुछ खरपतवार जैसे जलकुंभी का उत्तम गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। जैसे कि हमने जलकुंभी देखा है, ये नदियों तालाबों में अधिक पाई जाती है, तालाबों में जलकुंभियाँ पाई जाती हैं। तो जलकुंभियों की सहायता से हम जो है कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं और अच्छी जो उससे जलकुंभी के द्वारा बनी हुई कंपोस्ट खाद में पोषक तत्व तो अधिक होती है, उत्तम गुणवत्ता वाली खाद होती है। अगला जो लाभ है, दलहनी खरपतवार जैसे कि सेंजी, ब्राजीलियन लूसर्न आदि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ दलहनी खरपतवार होते हैं जो कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण करके हमारी जो मृदा है, मृदा में उसका वायुमंडल का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके कारण उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसके कारण उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इनके पौधों में 1.5 से 6% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पोटास तथा अन्य खनिज पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। जैसे सेंजी खरपतवार की बात करें तो ये भूमि में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है या करा सकता है सेंजी के द्वारा। अब अगला जो है, फैल कर बढ़ने वाले बहुवर्षीय खरपतवारों की जड़ें मृदा के कणों को बांधे रखती हैं। कुछ खरपतवार होते हैं जो फैले रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी वजह से हमारी मृदा की कणों में वो मृदा के ऊपर फैलकर दूरी तक फैले रहते हैं, तो हमारी मृदा की कणों को रोके रखते हैं, जिससे मृदा कटाव या मृदा अपरदन कम होता है, मृदा के कणों को बांधे रखती हैं। खरपतवारों द्वारा भूमि की सतह को ढक लेने से वर्षा की बूंदें सीधा सतह पर नहीं पड़ती हैं, जिससे पानी द्वारा जल कटाव या भूमि क्षरण कम हो जाता है।
इसके अतिरिक्त तो पौधे एवं पत्तियों द्वारा पानी के बहाव में भी बाधा पहुंचती है, जिसके कारण मृदा का कटाव कम हो जाता है। शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार वायु क्षरण द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को भी रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। तो खरपतवार कुछ जो होते हैं, जो फैल कर ज़मीन पे फैले रहते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, वर्षा की जो बूंदें पड़ती हैं वो सीधा ज़मीन की सतह पे ना पड़ के खरपतवारों पे पड़ती है, तो पानी द्वारा जो मृदा कटाव होता है उस पर रोक लगता है। और उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव हवा के द्वारा या शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले जो खरपतवार होते हैं, ये वायु क्षरण के द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को भी रोकने में मदद करते हैं। अगला जो है, खरपतवारों की जड़ें भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करके मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखती हैं। क्या करती हैं, कुछ खरपतवार की जो जड़ें होते हैं वो मृदा में गहराई तक चले जाते हैं। क्या करते हैं, मृदा में गहराई तक चले जाते हैं और मृदा को भुरभुरी बनाए रखता है। इस प्रकार मृदा की जड़ें चट्टानों के बीच में प्रवेश करके इनके मध्य विभिन्न रासायनिक पदार्थ तथा अवशेष छोड़ने के कारण मृदा अपाक्षय हेतु उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिनका मृदा के निर्माण में पर्याप्त योगदान भी होता है। अगला जो है, खरपतवारों का मृदा से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली मृदा नमी को हानि के रोकने के लिए पलवार में भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पलवार यानी मल्चिंग में भी खरपतवारों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, हम अब आगे देखेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो खरपतवारों की किस्म में भिन्नता इनके आकार एवं बनावट, वनस्पति कुल, दैहिक, भूमि, जलवायु, आवश्यकता, फसलों की प्रतिस्पर्धा के कारण होती है। तो खरपतवारों में जो इनमें प्रतिस्पर्धा होती है उसके कई कारण होते हैं। वनस्पतिक हो गया, वनस्पति कुल, दैहिक, भूमि, जलवायु। तो इसके आधार पे खरपतवारों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो है, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। इस प्रकार के वर्गीकरण में खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक वर्षीय खरपतवार यानी एनुअल वीड्स। ये वो खरपतवार या वे बीज होते हैं जिनका जीवन चक्र बीजों के जमाव होने से बीजों के बनने तक की क्रिया में पूर्ण हो जाती है। ये एनुअल या एक वर्षीय खरपतवार जब हम फसल को बोते हैं, हमारी फसल की शुरुआत से फसल के कटने तक में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इस वर्ग के खरपतवारों का प्रजनन बीजों द्वारा भी होता है। एक वर्षीय खरपतवारों एक वर्षीय जो खरपतवार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु। खरीफ या वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के खरपतवार मानसून शुरू होते ही जून जुलाई में अंकुरित होकर अक्टूबर नवंबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, जैसे कि पत्थर चट्टा, मकोए, विषखपरा, जंगली चौलाई और लहसुआ आदि। ये कुछ एक वर्षीय खरपतवार होते हैं जो खरीफ ऋतु के खरपतवार होते हैं। ये हमारी फसल के साथ यानी मानसून के शुरुआत में ही जून जुलाई में अंकुरित होते हैं और अक्टूबर नवंबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। अगला जो है रबी या फिर शीत ऋतु के खरपतवार। ये कैसे होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं। तो इस खरपतवार का अंकुरण वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद अथवा शीत ऋतु के शुरू होने पर अक्टूबर या नवंबर में शुरू होकर शीत ऋतु के समाप्त होने समय फरवरी मार्च तक रबी फसलों के साथ साथ अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। रबी ऋतु एक वर्षीय खरपतवार हैं, उसमें हमने खरीफ ऋतु के खरपतवारों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे रबी या शीत ऋतु के खरपतवार। तो ये खरपतवार जो है, इन खरपतवारों का अंकुरण अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और फरवरी मार्च तक ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जैसे कि बथुआ हो गया, कृष्णनील, वन प्याजी, अकरी या फिर गेहूं का मामा या फिर खरबथुआ। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो शीत ऋतु में शुरू होते हैं। ग्रीष्म या जायद ऋतु के खरपतवार। इस ऋतु में उगने वाले खरपतवार जो है ग्रीष्म ऋतु अथवा शुष्क मौसम में अपना जीवन चक्र फरवरी मार्च से शुरू करके जून जुलाई तक पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि सांवा घास हो गया, हजार दाना हो गया और उसके बाद डिजिटेरिया आदि। ये सारे खरपतवार क्या होते हैं कि ये ग्रीष्म या जायद ऋतु में शुरू होते हैं और
मौसम के लास्ट फरवरी मार्च से शुरू होते हैं और जून तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। आगे जो है द्विवर्षीय खरपतवार, बायनियल वीड्स। इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र पूरा करने में, जो इस वर्ग के खरपतवार, हमने एक वर्षीय खरपतवारों के बारे में पढ़ा, अब द्विवर्षीय खरपतवारों के बारे में देख रहे हैं। तो ये खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार वे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि को पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? पहले वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि को पूर्ण करते हैं और द्वितीय वर्ष में उनमें फूल एवं बीज बनना शुरू होता है, जैसे जंगली गाजर, जिजिम्बर और कौसुमुनु आदि ये खरपतवार होते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार की बात करें तो इस वर्ग में खरपतवार एक बार उगने के पश्चात कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। क्या होता है? बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो एक बार उगते हैं तो इनका जो है ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार के खरपतवारों का प्रबंधन करके वानस्पतिक भागों जैसे कंदों, प्रकंदों, जड़ों, सल्कों, कंदों द्वारा होता है। इस वर्ग के कुछ खरपतवार का प्रजनन बीजों द्वारा भी होता है, परंतु कुछ बीजों द्वारा प्रजनन का विशेष महत्व तो नहीं होता। इस वर्ग के खरपतवारों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो काष्ठिक खरपतवार। ये काष्ठिक खरपतवार क्या होता है? काष्ठिक खरपतवार कठोर तने वाली जो झाड़ियाँ होती हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। पहले ये कई वर्षों तक ये बीज का उत्पादन ना करके सिर्फ अपना क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। फिर एक बार फलना फूलना शुरू होता है तो ये प्रतिवर्ष बीज उत्पादित करते रहते हैं, जैसे कि झरबेरी हो गया, लटजीरा, आक और लेनेंटा आदि हो गया। अगला जो है साकी खरपतवार। साकी खरपतवार ये प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि को पूरा करते हैं और उसके बाद प्रथम वर्ष में अपनी क्या कहते हैं? वानस्पतिक को वृद्धि को पूरा करते हैं और द्वितीय वर्षों में ये भी फलना फूलना शुरू करते हैं और बीज उत्पन्न करना शुरू करते हैं। अगला जो है बीज पत्रों के आधार पे वर्गीकरण। बीज पत्रों के आधार पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉटिलीडन्स। बीज पत्रों के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार के खरपतवारों का वर्गीकरण बीज पत्तों के आधार पे किया जाता है। इस वर्ग में प्रमुख रूप से निम्न 2 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक दलीय खरपतवार। एक दलीय खरपतवार का मतलब इस वर्ग में वे खरपतवार के बीज जो तोड़ने पर 2 भागों में नहीं विभक्त होते हैं। कोई भी खरपतवार के बीज उसको तोड़ने पर अगर वो 2 भागों में नहीं विभक्त हो रहे हैं तो वो एक दलीय खरपतवार कहलाएंगे, जैसे कि गेहूं का मामा हो गया, सांवा घास हो गई, कांस हो गया, वन प्याजी आदि। और द्विवर्षीय खरपतवार इस वर्ग के वे खरपतवार जिनको तोड़ने पर उनके दाने 2 दलों में बंट जाते हैं। क्या होता है? जैसे मटर की दाल हो गई, मटर की दाल 2 दानों में होती है तो उसे 2 पत्री या 2 दली फसल भी कहा जाता है। तो वैसे ही खरपतवार हैं कि इस वर्ग में खरपतवार जो तोड़ने पर 2 दलों में विभक्त हो जाते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया, सेंजी, कृष्णनील, अकरा और हिरनखुरी आदि। इसके जो बीज हैं, दाने हैं, जो इसको तोड़ने पर ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तनों के आकार, तनों के बढ़ने के अनुसार वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ऑफ स्टेम। क्या? पौधों के जो ग्रोथ है, पौधों की जो स्टेम है, तने जो होते हैं पौधों के, तनों के आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो सीधे बढ़ने वाले खरपतवार, तो इस वर्ग में सीधे बढ़ने वाले काष्ठीय तथा साकी दोनों तरह के खरपतवार के पौधे आते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया, झरबेरी हो गया और उसके बाद जंगली चौराई हो गई, लेंटाना हो गया, खरतुआ आदि हो गया। और जो दूसरा है वो है फैलकर बढ़ने वाले खरपतवार। इस प्रकार के खरपतवार भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं। क्या करते हैं? भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं, जैसे कि पत्थर चट्टा हो गया, गोखुर हो गया या त्रिपितिया आदि ये कुछ होते हैं जो फैलकर बढ़ते हैं। इनका तना बहुत कमज़ोर होता है, जिनके चढ़ने के लिए अवरोही तंतु होता है जो लिपट कर चढ़ते हैं। क्या होता है? हमारे ये पौधे के, ये मान लो ये पौधा है हमारा, पौधे का तना है, तो ये जो है लिपट कर पौधों में हमारे ऐसे चढ़ते रहते हैं। अब हम खरपतवारों, कुल के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फैमिली। तो इस वर्ग के जो खरपतवार होंगे उनके कुल के आधार पे उनको कुछ भागों में किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि घास कुल यानी ग्रेमनी कुल। इसमें जो है सांवा घास हो गई, दूब घास, मोथा और गेहूं का मामा, बरुआ घास, ये सब जो है घास कुल के खरपतवार होते हैं।
वहीं बात करेंगे लेगुमिनोसी के कुल की, तो जंगली मटर, सेंजी, त्रिपतिया, खिसरी और चटरी मटरी आदि ये खरपतवार। अगला जो है कंपोजिटी, ये जितने भी कुल होते हैं कुल के आधार पे ये खरपतवार की यहाँ पे बात की जा रही है। फुलनी हो गया, भगोरया हो गया, काशनी हो गया, गाजर घास हो गई आदि। जो अगला है सोलेनेसी कुल, इसमें मकोई, सत्यानाशी और धतूरा आदि के जो है खरपतवार होते हैं। कनवल्वुलेस, ये जो इस वर्ग के जो होते हैं कुल के, हिरनखुरी, काला दाना और लपेटुई आदि। लिलिएसी की बात करें तो वन प्याजी हो गई इसमें। चीनी पोडीसी की बात करें तो इसमें बथुआ हो गया, खरतुआ हो गया। और अमरेंथेसी की बात करें तो इसमें जंगली चौलाई और कटीली चौलाई आती हैं। यूरोफेविएसी, इसमें छोटी दूधी, बड़ी दूधी और हजार दाना खरपतवार आते हैं। टीलिएसी की बात करें तो इसमें जंगली जूट जो होता है ये टीलिएसी कुल में आता है। तो आज हमने जो है वीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी वीट के बारे में अध्ययन किया, और आगे की क्लास जो है हम वीट के बारे में एक दूसरे जो इसका बचा हुआ भाग है दूसरी क्लास में हम आप सबको बताएंगे। जय हिंद।